सबसे पहले जैसे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सेट होता है मैथ की टर्म में, वो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मिलें। लाइक वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो डाटा है वो यू नो उसको कोई भी रिजेक्ट ना कर सके। मतलब ऐसा डाटा हो जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि लिस्ट द रिवर्स इन पाकिस्तान। तो अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो जाहिर है सब लोगों का सेम आंसर्स होंगे कि इंडस रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी फोर एंड ऑल विल लिस्ट द सेम provinces. So well defined means that the everywhere the information will be acceptable. Similarly distinct objects mean no object will be repeated. तो मैथ की जबान में जो सेट होता है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल देखें कि ये सेट लिखा हुआ है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और सेट को लिखने का तरीका देखें ऐसा है कि जिसमें हमने ब्रैकेट्स को यूज किया हुआ है। लाइक लेट सपोज समटाइम्स हम सेट को ए के इक्वल रखते हैं या किसी वेरिएबल के इक्वल, या हम उसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं तो हम इसको बेसिकली ब्रैकेट में सेट को लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो लाइक अली, ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ सब्जेक्ट्स यू स्टडी, अब आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक सेट बना हुआ है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं सेट की डेफिनेशन में और सेट की एग्जांपल्स में। तो फर्दर जो है वो हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। एक्चुअली देयर आर थ्री वेज टू राइट द सेट। फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स वेयर यू राइट द डिस्क्रिप्शन। जैसे हम एक एक स्टेटमेंट लिखते हैं या एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने कि द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव। तो ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सिमिलरली आगे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स और सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर हम एक और टाइप है जिससे हम बेसिकली मेथड है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम अब देखिए ऊपर मैंने जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है कि स्टेटमेंट को मैंने ब्रैकेट्स में इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। लाइक दीज आर ऑल द सेट्स ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज द सेकंड सेट which is written in this tabular form, जो कि A E I O U means these are the vowels of English alphabet। यहां तक आपको क्लियर है? यस। अच्छा जी, अब एक और तरीका भी होता है सेट को लिखने का, जो कि है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये लास्ट वाली है। यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। अब ये बेसिकली इसको अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूँ ना, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट नाइन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और फिर अप टू सो ऑन चलते हैं। बट यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, और हमने लिमिट कर दिया है अपने इस सेट को और नेचुरल नंबर्स को, जिसमें हम कह रहे हैं इसको पढ़ते कैसे हैं देखते हैं। एक्स एक्स मींस द सेट और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड दिस सिंबल मीनिंग मींस दैट इट्स कि बिलोंग टू, ठीक है, कि ये वाला जो सेट है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और ये वाला जो एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है सच दैट, मतलब वो बिलोंग तो करता है नेचुरल नंबर से, बट वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि x लेस देन 10, मतलब एक ऐसा सेट हो जहां पे नेचुरल नंबर्स हों बट लेस देन 10 लिखे हुए हों। लाइक अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं दूसरी टेबुलर फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि देयर विल बी अ सेट A एंड दैट विल कंटेन numbers from 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and this satisfy द सिचुएशन कि जहां पे हमारे पास x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, यानी कि सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो नेचुरल नंबर्स होंगे और लेस देन 10 होंगे। फिर हमारे पास एक और फॉर्म है, ये सॉरी ये सेम सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो जैसे ऊपर हमने लिखा था b इज द सेट ऑफ वॉवल्स, तो यहाँ पे भी मैंने एक जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है, यानी कि x ऑल द एलिमेंट्स हैं सेट के जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ वॉवल से। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर वन टाइप है एम्प्टी सेट। empty means के the set which has no input value, no value, no element। you can see कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, empty हो, खाली हो। हम समटाइम्स उसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं और समटाइम्स हम उसको a इक्वल्स दिस सिंबल जो कि empty को शो करता है। दिस सिंबल इज एक्चुअली, इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई, बट यहाँ पे empty के लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब सेट ऑफ स्क्वायर सर्कल्स, ठीक है, तो ये empty सेट होगा।
तो दूसरी जो एग्जांपल है ये ज्यादा आपको क्लियर कर देगी कि दूसरी एग्जांपल क्या कह रही है, द सेट ऑफ लिविंग पीपल ऑन मार्स। सो यू नो कि मार्स के ऊपर तो, सॉरी, हु हैव विजिटेड मार्स, तो मार्स के ऊपर तो मेरा ख्याल है आज तक किसी ने विजिट नहीं किया। तो द सेट ऑफ लिविंग पीपल, या जो वो लोग जिन्होंने मार्स विजिट किया अब वो बिल्कुल नहीं है, मींस द सेट विल बी एम्प्टी सेट, मतलब वो सेट खाली रहेगा। या हम ये कह दें कि द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड सन, डेफिनेटली दिस इज नॉट पॉसिबल टू विजिट सन, सो द सेट विल बी एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक और टाइप देखते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस द सेट विच विल हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जैसे नंबर सेट ऑफ वीक डेज हैं, ठीक है, तो वो लिमिटेड है, जाहिर है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना। सिमिलरली सेट सेट ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, डेफिनेटली दीज आर आल्सो फाइनाइट। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप आएगी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड एलिमेंट्स, लाइक 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 4, ठीक है। और सिमिलरली वी लाइक यू नो वी रिप्रेजेंट विद द डॉट्स, हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वाली इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होती, तो इस सेट को हमने इनफाइनाइट सेट कह दिया है। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन वर्ड डिस्क्राइब अबाउट इट दैट यूनिट सेट, इट्स अदर नेम, कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, कि सेट ऑफ सन इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में कितने सन हैं, तो देयर इज ओनली वन सन, एक ही सूरज है, तो इट मीन्स के दिस इज सिंगल टेन सेट, ओनली वन एलिमेंट इज देयर। और एक अब जिस तरह हमारी बर्थडे का जो है वो एक डेट होती है, दैट इज फिक्स्ड, मीन्स ओनली वन डे कम्स इन अ होल ईयर ऑन विच वी सेलिब्रेट द बर्थडे, सो इट मीन्स के इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये लास्ट टाइप है जिसमें इक्वल सेट्स के बारे में बताया हुआ है। तो इक्वल सेट्स मीन्स दैट बोथ सेट्स विल कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन। अच्छा हरीम, वैसे आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं ना स्कूल के अंदर कि जो कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती हैं उनकी साइड्स और एंगल्स दोनों सेम होते हैं। जो कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती हैं उनकी साइड्स और एंगल सेम होते हैं, और जो सिमिलर शेप्स होती हैं उनकी उनके जस्ट एंगल सेम होते हैं, साइड्स की रेशो सेम होती है। साइड सेम नहीं होती, मतलब सिमिलर शेप्स के बारे में ये है कि ओनली एंगल्स विल बी इक्वल बट द साइड्स विल नॉट बी इक्वल, साइड्स रेशियो विल बी इक्वल। तो इसमें बोथ साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, एंड हियर द ओनली द एंगल्स विल बी इक्वल एंड साइड रेशियोज विल बी इक्वल। तो जैसे हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसे ही इक्वल के बारे में ये है कि इक्वल सेट्स मींस दैट बोथ सेट्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड द एलिमेंट्स नॉट ओनली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट द एलिमेंट्स विल बी सेम एज वेल। आगे पीछे हो सकते हैं बिकॉज द ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट्स। ये देखें 2 4 6 है और यहाँ पे 6 2 4 है, ऑर्डर डिफरेंट है बट द एलिमेंट्स आर सेम। तो सिमिलरली द सेट ऑफ फिंगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड एंड सेट ऑफ फिंगर ऑन द राइट हैंड, बोथ सेट्स विल बी इक्वल। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स सपोज मैं एक सेट लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट लिखता हूँ 4 5 6। अब इन दोनों सेट्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये इक्वल है या इक्वलेंट है? इक्वलेंट है क्योंकि इनके एलिमेंट्स बिल्कुल इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर एंड देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर, बट द एलिमेंट्स आर नॉट सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, सो दीज टू सेट्स आर एक्चुअली इक्वलेंट। जैसे हम सिमिलर की बात करते हैं तो ये दोनों सिमिलर हैं बट ये समझ लें कि सेम नहीं है। तो चले, बस ये हमारी टाइप्स हो गई। मैं जरा एक बार पीछे जाके थोड़ा सा ना इसको रिव्यू करूंगा ताकि हम दोबारा, बस मैं सिर्फ आपको शो करूंगा कि पहली टाइप हमने पढ़ी थी एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट्स, फिर फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, देन इनफाइनाइट सेट। नाम से ही इनको पता चल जाता है, जैसे ही नाम सामने आते हैं हमें पता चल जाता है कि इसका सेट कैसा होगा, सिंगलटन सेट। अच्छा जी, फिर है जी इक्वल सेट्स। तो ये सारी हमने टाइप्स पढ़ी हैं। अच्छा, फिर एक लास्ट में है जो कि है सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जो किसी और सेट से बिलोंग करता हो। जैसे मैं अगर एक सेट यहाँ पे लिखूं, एक सेट लिखूं 1 2 3 4, और एक और सेट लिख देता हूँ बी, जो कि लिख देता हूँ 1 2। सो लुक दैट बी बिलोंग्स टू ए बिकॉज बी हैज ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए। बी के सारे एलिमेंट्स ए में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, सो बी बिलोंग्स टू ए मींस बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, सबसेट के लिए ना हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इट्स लाइक यू बट इट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड समटाइम्स वी पुट द लाइन अंडर दिस यू। अब मैं आपको इस लाइन के बारे में बताता हूं कि एक्चुअली देयर आर टू फर्दर टाइप्स ऑफ सबसेट्स। एक होता है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और एक इम्प्रॉपर सबसेट, जहां पे लाइक बी हैज few elements than a and b belongs to a, so it's a proper subset, b is the proper, क्योंकि b के ना सारे एलिमेंट्स a में आ रहे हैं बट b is fewer, b has fewer elements than a
इसके कम है। लेकिन अगर मैं एक और सेट लिखता हूँ, लेट्स सपोज आई हैव रिटन द सेट सी here on the top, let's say I write a set C जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4, और एक और एलिमेंट लिखता हूँ D, और दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज सो 2 3 4. So both are the sets are actually equal sets. So whenever, so actually D belong to C, no doubt कि D के सारे एलिमेंट C में हैं, और हम ये भी कह सकते हैं C belong to D and D belong to C. So ये बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम जो है वो हमेशा लाइन के नीचे एक सॉरी इस सिंबल के नीचे एक लाइन लगाते हैं, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ C बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखें कि A जो है वो B का सबसेट है। यहाँ पे इन्होंने जो एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें देखें आपके A has 2 4 and B has 2 4 6 8. So A belongs to B and it has fewer elements than B. So A is the proper subset of B. Similarly, हम ये भी कह सकते हैं, ये देखें A E I are actually the letters that belongs to the letters of word mathematics. तो it means कि A E I is the subset, proper subset of the letters of the word mathematics. अच्छा, इसकी एक सेवंथ टाइप भी है, यूनिवर्सल सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट एक्चुअली वो सेट होता है जो सारे सेट्स का ये समझ लें कि दैट ऑल अदर सेट्स बिलोंग टू दैट सेट। मतलब ये एक एक ये समझ लें कि फादर सेट होता है। जैसे जैसे एक एक घर होता है ना, तो उसमें जितने भी बच्चे होते हैं, ऑल द चिल्ड्रंस बिलोंग टू वन फादर, यू नो, एक घर के अंदर। तो हम्म, सिमिलरली यूनिवर्सल सेट इज दैट टाइप ऑफ सेट कि ऑल अदर सेट्स बिलोंग टू दैट वन। जैसे एक फादर होता है तो सारे बच्चे उसके बच्चे कहलाते हैं, एक ही घर में अगर हो तो इट मीन्स के यूनिवर्सल सेट इज लाइक अ फादर सेट। सो इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि दैट एक्चुअली कंटेन ऑल अदर स्मॉल सेट्स। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें जो है वो एक तो ये है कि ये चेक करना होता है कि किस टाइप का जो है वो सेट है, और सेट्स किस टाइप के हैं, लाइक डिसजॉइंट सेट हैं या ओवरलैपिंग है या सबसेट है। और शेडिंग के लिए हम ऑपरेशन चेक करते हैं कि क्या उनके दरमियान ऑपरेशन हो रहा है, लाइक यूनियन का, कॉम्प्लीमेंट का, इंटरसेक्शन का या डिफरेंस का। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे एक सेट लिखता हूँ। अच्छा, एक सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम बनाई जाती है तो उसके अंदर एक ना एक यूनिवर्सल सेट जरूर होता है। मैं यूनिवर्सल सेट एक लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 4 5। छोटा सा काफी है समझने के लिए। और फिर मैं एक और सेट लिखता हूँ ए, एक सेट लिखता हूँ ए सेट में मैं लिखता हूँ 1 2 and 3। और एक और सेट लिखता हूँ बी, जो कि जिसमें मैं कर दूंगा कि 4, चलिए 3 भी ऐड कर लेते हैं इसमें, 3 4 5। अब मैंने वेन डायग्राम के लिए आपको बताया था कि वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने चेक करना है कि वो दोनों सेट्स जो हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो हों, ताकि हम, वैसे तो वन भी हो सकता है, सिंगल भी एक सेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वो तो फिर उसके उसमें तो कोई ऑपरेशन, तो उसमें तो कोई वो नहीं होगा ना कि टाइप, क्योंकि जब तक दूसरा सेट नहीं आएगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि वो डिसजॉइंट है और सबसेट है, ओवरलैपिंग है, क्या है। अच्छा, वैसे बाय द वे ये ए और बी जो सेट्स हैं, ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट तभी होगा जब उसके हमें सबसेट मिले। और ए और बी आपस में क्या टाइप है इनकी, क्या ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है, ए और बी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैन यू टेल डिस्टेंट मी। डिसजॉइंट तो तब होंगे ना विद नो कॉमन एलिमेंट्स, जब कॉमन एलिमेंट आ जाए। सबसेट सबसेट में तो फिर ये होता है ना कि सारे एलिमेंट्स आते हैं दूसरे सेट में, अब इसमें सारे एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे। हाँ, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, नो डाउट। लेकिन ए और बी आपस में सबसेट नहीं है, बिकॉज नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर अवेलेबल इन ए। सारे एलिमेंट्स नहीं है बी के ए में, या ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, इसलिए हम सबसेट नहीं कह सकते। By the way, we can say overlapping because there are some common elements between A and B. Like actually, we have three which is common element. So हम कह सकते हैं कि due to common element 3, हम इनको कहेंगे कि ये जो बन रही है टाइप, we can say it overlapping. These are actually overlapping sets, right? क्योंकि कुछ ना कुछ overlapping हो रही है, मतलब कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर बिल्कुल कॉमन ना हो तो फिर वो डिसजॉइंट होते हैं, और अगर सारे कॉमन हो जाए तो फिर वो सबसेट होते हैं। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ जाते तो हम कहते थे कि सबसेट है। फिर सबसेट की भी दो टाइप्स मैंने डिस्कस की थी, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में जो है वो फ्यू एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं, और इम्प्रॉपर सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं। तो चलिए हम वो तो खैर अब आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम के लिए मैंने आपको बोला था सिर्फ हमने ये चेक करना होता है कि वो किस टाइप का सेट है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। तो डायग्राम कैसे बनेगी ओवरलैपिंग सेट की, जाहिर है ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक सर्कल में बनाता हूँ, दूसरा मुझे ये ओवरलैप करना पड़ेगा।
और डेफिनेटली ये जब ओवरलैप कर रहे हैं तो लेट्स सपोज 3 इनके दरमियान कॉमन है, तो मैं उसको 3 को यहाँ पे रखता हूँ और 1 और 2 को ए में रख दूंगा और 4 और 5 को सिंपल बी में रख दूंगा, बिकॉज 3 इज द ओनली दैट शेयर। इस तरह की तो इंटरसेक्शन की भी डायग्राम थी। हाँ जी, तो बिल्कुल ओवरलैपिंग तभी होती है ना जब इंटरसेक्शन हो। ओवरलैप इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन एलिमेंट्स। तो ओवरलैपिंग तब होती है जब कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, बिल्कुल जब उनके दरमियान इंटरसेक्शन हो, देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये मैंने डायग्राम बना लिया, लेकिन स्टिल ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट भी था। तो यूनिवर्सल सेट को मैंने डिस्कस किया था कि वो ट्राइंगुलर शेप में बनता है, तो मैं इसके ऊपर एक ट्राइंगल टाइप की शेप भी बना देता हूँ। और ये वाली जो ट्राइंगल होगी ये यू को रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो यूनिवर्सल सेट में, जैसे मैं चले एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 लिख देता हूँ। अब 6 तो इन दोनों सेट्स में नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो वो 6 इधर बाहर आ जाएगा, सर्कल के अंदर नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। सो आई होप दैट नाउ यू आर क्लियर कि डायग्राम बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि वो डिसजॉइंट हैं। अगर डिसजॉइंट हो तो सर्कल अलग अलग बन जाते हैं, अगर ओवरलैपिंग हो तो वो कुछ शेयरिंग रीजन होता है उनके बीच में, और अगर सबसेट हो तो वो कैसे होता है वो फिर हम फर्दर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसेट में वो सर्कल के अंदर सर्कल बन जाता है। अच्छा जी, अब हम ये भी देखते हैं कि शेडिंग कैसे होगी। जो सेकंड हमारा वो है इसमें रिक्वायरमेंट है कि शेडिंग करनी है। अब शेडिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो खैर हमें कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ, तो हम खुद से एक ऑपरेशन करवा लेते हैं ए और बी का। चलें जी, ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने हमें दे दिया था कि ए और बी का इंटरसेक्शन करें, तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, और ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 3 है, तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 3। तो शेडिंग कौन सा रीजन होगा जो ये ऑपरेशन का आंसर आएगा? ऑपरेशन का आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, सो ओनली 3 विल बी शेडेड। अच्छा, लेट्स सपोज अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करके दें ए माइनस बी, मतलब ए में से बी माइनस कर दें, ए में से बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं। तो बी वाले कौन से एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं जो माइनस हो सकते हैं? 3। तो इट मीन्स के ए माइनस बी जस्ट 1 और 2 रह जाएगा। यस। अच्छा, अगर 1 और 2 रह जाएगा तो मुझे बताएं कि इस ऑपरेशन के मुताबिक कौन सा रीजन शेड होना चाहिए। अब ये नया ऑपरेशन मैंने दिया है जिसमें आंसर 1 और 2 आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ 1 और 2 वाला रीजन हम शेड कर देंगे। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसी के हिसाब से शेडिंग की जाएगी। अच्छा चलें, अगर मैं आपको कहता कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करके दें ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5। सारे आ जाते हैं ना, 1 से लेकर 5 तक सारे आ जाते हैं, जो भी ए और बी में है सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ शेड हो जाता है, ये वाला, ये सारा रीजन, ये वाला रीजन भी शेड हो जाता, और ये वाला रीजन भी शेड हो जाता, और ये वाला रीजन भी शेड हो जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने, अब मैं एक और सेट लिखूंगा और उसको भी हम बना के फिर हम कोशिश करेंगे उसको भी समझने की, कि हम सबसे पहले देखते हैं कि वो टाइप क्या है, और फिर शेडिंग के लिए हम देखते हैं कि ऑपरेशन क्या है। तो अगेन मैं एक सेट और लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स से अगेन आई हैव अ यूनिवर्सल सेट दैट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6। I'm just supposing, and the A has elements 1 and 2, 3, 4, and B has elements 2, 3. What type is this? Is it overlapping, disjoint, or subset between A and B? I'm talking about A and B. ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो है, लेकिन बी के एलिमेंट्स आप देखें ना, 2 3, वो सारे एलिमेंट्स ए में आ गए हैं। मतलब वो ओवरलैपिंग तो तब होगा जब सम कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब सारे नहीं, सम कॉमन एलिमेंट्स। जब सारे कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर इसका मतलब है देयर इज अ सबसेट। So B is the subset of A. B is the subset of। तो देखते हैं कि सबसेट की डायग्राम कैसे बनती है। बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो हम ए का जो सेट बनाएंगे ना, बी का उसके अंदर बनाते हैं। एक मैंने ए बनाया है ऊपर वाला, और एक बी बनाया। अब बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 और 3। और ए के अंदर तो सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो क्योंकि बी ए के अंदर ही पड़ा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है 2 3, जस्ट 1 और 4 लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ए के अंदर ही पड़े हुए ना। तो ये 1 2 3 4 ए के लिए सारे आ गए, और बी के लिए सिर्फ 2 और 3 है, तो वो मैंने उसके अंदर रख दिया, ए वाले सेट के अंदर रख दिया। गॉट इट? यस। तो ये बेसिकली हमने एक यूनिवर्सल सेट लिखा जिसमें 1 से लेकर अच्छा इसके अंदर सॉरी 5 6 तक है ना, तो इन ए और बी में 5 और 6 नहीं आ रहे, तो हम उनको बाहर लिखेंगे, 5 और 6 को बाहर लिखेंगे। तो अब इसकी शेडिंग का जो है वो रह गया है। तो शेडिंग के लिए हम ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो जस्ट 1 और 4 रह जाएगा। तो इट मीन्स कि जो शेडिंग रीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा जिसमें ये पड़ा हुआ है 1 और 4 पड़े हुए हैं। ये वाला रीजन आ जाएगा जिसमें 1 और 4 आ रहे हैं, ठीक। वो अंदर बी वाला रीजन नहीं आएगा, वो माइनस हो गया। सो शेडिंग नीड्स द ऑपरेशन
and diagram needs the type of sets.